वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो है MSN ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं MSN 2 है। आज का वीडियो MSN 2 से लिया गया है और क्वेश्चन है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या समझे? एंजाइना पेक्टोरिस समझ गए। यह जो है एक प्रकार का बीमारी है जो कि हार्ट से संबंधित है, जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जिसका प्रकार, कारण, लक्षण, निदान, जटिलता सब चीज़ देखेंगे। सर्जिकल और नर्सिंग प्रबंध और चिकित्सीय प्रबंध सब देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इस बार क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कौन क्वेश्चन? एंजाइना पेक्टोरिस, समझ गए। चलिए मैं बता दूं, आप लोग का जब अंतिम पड़ाव चल रहा है, मैं बताया हूं कि फरवरी जो है यहाँ ख़त्म होते होते आपका सर्व सिलेबस भी मैं ख़त्म कर दूंगा। सेकेंड ईयर हो फर्स्ट ईयर हो तो जो है आप लोग को रिवीजन की तरफ हम ले चलेंगे, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस का MSN 2 का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है, ठीक है। चलिए देखिए एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है आपका क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए एंजाइना जो पेक्टोरिस होता है यह एक हृदय रोग है, समझ गए ना। यह क्या है? एक हृदय रोग होता है, समझ गए। जिसमें हृदय की मायोकार्डियम मतलब जो हृदय का जो मध्य लेयर है, जो मध्यम वाला जो स्तर है मायोकार्डियम, इसमें जो है रक्त का जो आपूर्ति है, जो रक्त जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक अंग में जो है रक्त सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर रक्त सप्लाई बंद हो जाएगा तो वहाँ का कोशिका नष्ट होने लगेगा, और जब कोशिका नष्ट होने लगेगा तो वो अंग जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि सभी अंग जो है क्या होता है, सभी शरीर का अंग जो है कोशिका के ऊपर ही निर्भर है, कोशिका ही मिलकर जो है अंग को जो है बनाता है। तो ऐसे में जो है कोशिका को जो है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, चूँकि सजीव प्राणी है तो हमारा अंग जो है ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो जो है क्या होगा, उस अंग में जो कोशिका होगा नष्ट होने लगेगा। उसी प्रकार से हृदय भी हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गेन है, एक मांसपेशीय ऑर्गेन है। तो इस मांसपेशी में जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न कोशिका है जो हमारे हृदय को बनाता है। तो इस हृदय में जो मायोकार्डियम जो लेयर होता है, मध्यम जो स्तर होता है, इसमें रक्त के आपूर्ति नहीं हो पाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि रक्त का पूर्ति होगा तभी तो है जो है हमें ऑक्सीजन मिलेगा। रक्त का जहां आपूर्ति नहीं होगा वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं कि हृदय के मायोकार्डियम लेयर में रक्त का आपूर्ति कम होने के कारण सीने में कम अवधि के लिए तीव्र दर्द, चेस्ट पेन होता है, समझ गए। और यही जो है एंजाइना पेक्टोरिस होता है। इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इस्केमिया भी बोलते हैं, समझ गए ना। किसी पेशेंट में इस्केमिया होता है मतलब उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। पेन किस वजह से हो रहा है? तो उसके हृदय में, चेस्ट में जो है उसके हृदय के मायोकार्डियम वाले भाग में जो है उसको सही से जो है ब्लड पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसको जो है कम अवधि के लिए जो है तीव्र दर्द, जो है तेज़ी से दर्द हो रहा है, समझ गए। यही जो है एंजाइना पेक्टोरिस होता है। क्या समझे कि एंजाइना पेक्टोरिस यह एक रोग होता है जिसमें हृदय के मायोकार्डियल वाले स्तर में रक्त आपूर्ति जो है कम हो जाता है, जिसके कारण सीने में दर्द होता है। और ये स्थिति, ये लक्षण इस्केमिया भी कहलाता है। और ये दर्द जो है कम अवधि के लिए होता है लेकिन तीव्र दर्द होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस समझ गए। मेन पॉइंट आपका ए वाला है, मेन पॉइंट आपका ए वाला है, समझ गए ना। ए वाला है कम होने पर, समझ गए। चलिए अब देखिए इसका अलग अलग प्रकार है। एंजाइना पेक्टोरिस के प्रकार है, समझ गए। कौन कौन से प्रकार है देख लीजिए। इसका जो है लगातार होने वाला दर्द है, स्टेबल एंजाइना है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है, मतलब अस्थायी दर्द है, समझ गए। उसके बाद है तीसरा है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है, समझ गए। ये 3 प्रकार होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एंजाइना क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंजाइना 3 प्रकार से होता है। एक ऐसा एंजाइना होता है कि लगातार दर्द होगा चेस्ट में, तो जो है वो होता है क्या चीज़ आपका, लगातार एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। अगर आपसे एंजाइना के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया तो जो है आपको लिखना पड़ेगा कि एंजाइना जो है क्या है। एंजाइना के जो है 3 प्रकार है, एक है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और एक माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। स्टेबल मतलब लगातार दर्द होना, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें सीने में दर्द धीरे धीरे होता है एवं आराम करने पर शांत हो जाता है। इसे क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस या इफॉर्ट एंजाइना भी कहते हैं। देखिए लगातार होने वाला दर्द होता है तो ये जो है धीरे धीरे दर्द होता है, समझ गए। ये जो स्टेबल जो एंजाइना होता है, लगातार दर्द होने वाला जो एंजाइना होता है, यह क्या होता है कि यह एंजाइना जो है सीने में धीरे धीरे दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये जो है क्या होता है, आराम करने के बाद यह जो है शांत हो जाता है, समझ गए।
इसे क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस या इफोर्ट एंजाइना भी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, आप लोग जो है 2 क्वेश्चन इसमें का बहुत वीवीआई है। एक आपका मायोकार्डियल इन्फारक्शन MI और एक होता है आपका ए पेक्टोरिशियस एंजाइना। समझ गए? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर या 15 नंबर में पूछेगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से करके जाना है। मैं दोनों करा चुका हूँ, दूसरा आज करा चुका हूँ, मायोकार्डियल इन्फारक्शन में करा चुका हूँ ऑलरेडी। समझ गए? तो लगातार दर्द होने वाला में क्या समझे कि सीने में दर्द होगा, धीरे धीरे होगा और जो है आराम करने के बाद यह जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस या इफोर्ट एंजाइना भी कहते हैं, स्टेबल एंजाइना को। समझ गए? चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अनस्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल मतलब अस्थाई। समझ गए? अस्थाई रूप से अगर दर्द होगा तो उस प्रकार का एंजाइना होता है। इसमें सीने में तेज दर्द होता है। अब कोई चीज़ जो है अस्थाई होता है ना, तो जो है वो जैसे समुद्र का लहर देखते हैं, टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जब लहर आता है तो कितना तेज़ी से आता है, लगेगा कि कितना कितना को जो है अपने एक चपेट में ले जाएगा, लेकिन वह कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ही वो होता है। इसी प्रकार से लेकिन अगर धीरे धीरे देखते होइएगा, पानी का जो लहर जो धीरे धीरे रहता है वो आराम आराम से आता है, वह जो है एकदम अस्थाई रूप से रहता है। समझ गए? लेकिन जो लहर आता है वह टेम्पोररी होता है। उसी प्रकार से अगर धीरे धीरे वाला दर्द होगा तो वह अस्थाई होगा। समझ गए? लेकिन अगर सीना में तेज़ दर्द है और अचानक से दर्द आया, तेज़ दर्द आया, तो वह जो है अस्थाई होगा, अनस्टेबल एंजाइना होगा। समझ गए? और यह जो है आराम करने के बाद भी शांत नहीं होता है। अब आपके चेस्ट में अगर तेज़ी से दर्द है तो आप कितना भी आराम कर लीजिए, आपको दर्द आसान जो है नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर वाला स्टेबल वाला में देखे हैं, धीरे धीरे वाला में, उसमें आराम करने के बाद जो है दर्द ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। समझ गए? इसे प्री इन्फारक्शन या जो है क्रेससेंडो एंजाइना भी कहते हैं। ऊपर में हम लोग देखें उसको क्या कहते हैं, इफोर्ट एंजाइना या क्लासिकल एंजाइना। इसको जो है हम लोग कहते हैं प्री इन्फारक्शन क्रेसेडिनो एंजाइना। समझ गए? क्योंकि इसमें अगली बार होने वाला दर्द पिछली से अधिक तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से दर्द होगा तो इस प्रकार के जो होता है यह तीव्र दर्द के साथ आएगा और आराम करने के बाद भी जो है दर्द शांत नहीं होगा। इसे जो है प्री इन्फारक्शन या क्रेसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अगली बार जो दर्द होगा, शांत होने के बाद जो अगली बार दर्द होगा ना चेस्ट में, वो पिछली बार से अधिक तेज़ी से होगा। समझ गए? इसीलिए जो है और अधिक समय के लिए होगा, इसीलिए इसे अस्थायी कहा जाता है। समझ गए दोनों के बारे में? चलिए तीसरा है माइक्रोवैस्कुलर है। तीसरा जो प्रकार है वो आपका है माइक्रोवैस्कुलर। यह समान चेस्ट पेन की तरह होता है, परंतु इसका कारण पता नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि यह हाथ, छाती एवं हृदय की माइक्रोवेसल्स में संकुचन के कारण होता है। यह आसानी से ठीक हो जाता है। अब ऊपर के जो हम लोग देखे हैं, एक था अस्थाई, एक है अस्थाई रूप से दर्द वाला। तो जो पहला में था जो अस्थाई था कि धीरे धीरे होगा दर्द सीने में और आराम करने के बाद शांत हो जाएगा, उसे इफोर्ट एंजाइना कहते हैं। समझ गए? या क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरियस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अनस्टेबल अस्थाई था, तो इसमें जो दर्द होगा तेज़ी से होगा और आराम करने के बाद जो है दर्द शांत नहीं होगा। ठीक है, इसे प्री इन्फारक्शन एंजाइना या इसी को जो है क्रेसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। समझ गए? और इसमें जो होता है, जो अनस्टेबल है, इसमें जो आपका होता है यह जो दर्द, अब आगे जो दर्द होगा तो वो पिछले वाले दर्द से तीव्र होगा। समझ गए? तो ये होता है। तीसरा है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। तो ये एंजाइना जो होता है नॉर्मल चेस्ट पेन की तरह, जो नॉर्मल कभी कभी हो जाता है ना, आदमी को लगता है कि ये चेस्ट पेन कर रहा है, नॉर्मल होता है कभी कभी, तो ये जो होता है ये नॉर्मल चेस्ट पेन की तरह होता है। इसमें जो है कोई जो है तेज़ी से नहीं आएगा, नहीं जो है ज़्यादा देर के लिए रहेगा। ठीक है, परंतु इसका जो है कारण पता नहीं होता है कि चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह हाथ, छाती एवं हृदय की माइक्रोवेसल्स में संकुचन के कारण होता है। ऐसा माना जाता है। इसका कारण तो पता रहता नहीं है कि भाई ये चेस्ट पेन हल्का हल्का है तो ये क्यों है, इसका तो पता रहता नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सूक्ष्म जो नलिका है ब्लड का, उसमें संकुचन के कारण होता है। समझ गए ना? हाथ, छाती या हृदय के जो माइक्रोवेसल्स जो सूक्ष्म नलिका है उसमें संकुचन मतलब सिकुड़ाव के कारण होता है और यह आसानी से ठीक हो जाता है। मतलब माइक्रोवैस्कुलर जो होता है एक नॉर्मल चेस्ट पेन की तरह होता है, लेकिन इसका कुछ जो है आपको कारण पता नहीं होता है कि यह क्यों हो रहा है। ठीक है, यह जो है हाथ, छाती या हृदय में माइक्रोवेसल जो होता है उसमें संकुचन के कारण हो सकता है और यह आसानी से ठीक हो जाता है। तो माइक्रोवैस्कुलर समझ गए, तीनों एंजाइना
एंजाइना के बारे में समझ गए और एंजाइना के बारे में भी समझ गए कि क्या होता है एंजाइना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका प्रकार। अब देखिए ये एंजाइना सब होता क्यों है आखिर, किसी को जो है आपको मायोकार्डियम में या चेस्ट में जो है ब्लड क्यों नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण दर्द होने लगता है, देख लीजिए। तो देखिए दर्द कब नहीं पहुंच सकता है, सॉरी जो ब्लड है हृदय में कैसे क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्या कारण होगा। तो देखिएगा हमारा जो ब्लड होता है ऐसा नहीं है कि वो सीधा जो है नदी की तरह जो है बह रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें एक नली के द्वारा जो है हर एक भेन सीरा आर्टरी के माध्यम से ब्लड जो है नालिका के माध्यम से जाता है। ठीक है ना। तो अब ये नालिका जो होता है इसमें मान गए ये नालिका है, अब इस नालिका में एक पाइप की तरह है, अब इसमें कुछ ऐसा जो है चीज़ें जम जाएगा या फंस जाएगा पदार्थ, जिसके कारण जो है इसमें अवरुद्ध आने लगेगा। तो ब्लड कैसे पहुँचेगा हृदय तक, या पहुँचेगा भी तो कम पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है पदार्थ है वो इसको घेर कर रखा है ब्लड को, तो जिसके कारण हृदय में नहीं जा रहा है, और हृदय में नहीं जाएगा तो दर्द उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ही कहता है धमनियों में वसा का जमाम एथेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए, समझ लीजिए यही चीज़ें हैं। मैंने क्या बताया, धमनी, आर्टरी, आर्टरी क्या है, एक प्रकार का नली है, वेसल्स है, जो क्या करता है शुद्ध ब्लड को क्या करता है हृदय तक, हृदय से संपूर्ण शरीर में जो है क्या करता है ले जाता है। तो आर्टरी में जो है वसा जम जाएगा, आर्टरी में क्या होगा कि वसा जम जाएगा, समझ गए ना, वसा जम जाएगा, और इसी को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। धमनियों का कठोर हो जाना, अब ये जो धमनी है ये धमनी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो ब्लड जो है नहीं पास कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए। वसा जमेगा तो एथेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए, और अगर कठोर होगा तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए, याद रखिएगा। ओके, चलिए। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, अगर अधिक हाइपरटेंशन है तो उसमें भी जो है आपका शरीर हृदय को ब्लड जो है सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में रक्त का थक्का जमना, कोरोनरी थ्रोम्बोलिज्म, समझ गए ना। कोरोनरी जो आर्टरी होता है उसमें कोरोनरी और पल्मोनरी दो प्रकार के आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी होता है ना। तो ये कोरोनरी आर्टरी में अगर रक्त का थक्का जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो जो है ब्लड कैसे पास करेगा, नहीं करेगा। कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, आर्टीरियल स्टेनोसिस, समझ गए। देखिए या तो उसमें कोई मटेरियल फंस जाएगा या कोई मटेरियल जो है या जो है वो जो भी आर्टरी होगा उसमें क्या होगा सिकुड़ापन, कठोरापन आ जाएगा, समझ गए ना। तो यही है कोरोनरी आर्टरी का फूलना, समझ गए। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म होता है कोरोनरी आर्टरी का फूल जाना। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें सब जो है धमनी से ही संबंधित है, ठीक है ना, आर्टरी से ही संबंधित। तो धमनियों का जमाव, धमनियों में वसा का जमना, धमनी का कठोर हो जाना, ठीक है, उच्च रक्तचाप हो जाना, कोरोनरी आर्टरी में रक्त का थक्का जमना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़न होना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का फूल जाना, ये सब जो है इसका कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त की कमी, एनीमिया हो जाएगा तो ब्लड नहीं पहुंचेगा हृदय तक। तनाव, अधिक अगर तनाव होता है, स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में भी। अधिक व्यायाम, एक्सरसाइज, एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर सब, जिसका हार्ट अटैक कर जाता है। तो हार्ट अटैक क्यों कर जाता है, इसी एंजाइना पेक्टोरिस के कारण ही हार्ट अटैक हो जा रहा है, क्योंकि उसके ब्लड में जो हृदय में जो ब्लड जाना चाहिए, अधिक व्यायाम के कारण वो हृदय में ब्लड नहीं जा पा रहा है, उसका पूर्ति जो है नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। चीज़ को समझ गए, चलिए नेक्स्ट है लक्षण। देखिए कारण तो जान चुके कि आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, फैलना या कठोर हो जाना या उसमें कुछ पदार्थ जम जाना या उच्च रक्तचाप, ये सब कारण देख लिए। ठीक है, अब चलिए लक्षण देखते हैं कि किसी को अगर ये चीज़ें होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आप जानिए कि किसी को अगर हृदय में रक्त सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या क्या होगा। तीव्र दर्द होगा, सीने में तीव्र दर्द होगा, सीवियर पेन होगा, बिल्कुल सही है। दम घुटेगा, जैसा चॉकिंग जैसा लगेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनियमित श्वसन, इरेगुलर ब्रीथिंग, क्योंकि हृदय जब काम ही नहीं करेगा तो ब्रीथिंग का प्रोसेस कहाँ से हो पाएगा, ठीक है ना, ब्लड पंप होगा ही नहीं, तो मतलब जो श्वसन का क्रिया है होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हृदय से ही। हृदय जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ब्लड में जो है मिलता है, ब्लड संपूर्ण शरीर तक पहुँचाता है। अब ब्लड हृदय को ही जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो जब ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो वही चीज़ें है, अनियमित श्वसन हो जाएगा। ठीक है, बार बार मूत्र त्यागना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरिएशन, समझ गए, बार बार मूत्र त्यागना, अनियमित श्वसन, दम घुटना, सीने में तेज दर्द, ठीक है, ये सब होता है। ओके, समझ गए, चलिए उसके बाद देखिए चक्कर आना है, समझ गए ना,
चक्कर आना आता है, डिजीनेस होगा, समझ गए, चक्कर आएगा, सांस ना ले पाना, ब्रेथलेनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है जी घबराना, उल्टी होना, नाड़ी दर बढ़ना, उच्च रक्तचाप होना, अत्यधिक पसीना आना, ठीक है, और बेचैनी होना, ये सब जो है आम बातें होता है। शरीर पीला पड़ना, ठीक है। तो देखिए, एक अगर आपके हृदय में समस्या होता है, हृदय में अगर ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो तमाम तरीका के चीज़ होने लगेगा, श्वसन में प्रॉब्लम आएगा, दम घुटेगा, श्वास नहीं ले पाएंगे, सीने में तेज दर्द होगा, घुटन महसूस होगा, जी घबराएगा, उल्टी जैसा मन होगा, ठीक है, चक्कर आएगा, बार बार मूत्र त्यागेंगे, ठीक है, नाड़ी दर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, अत्यधिक पसीना आएगा, बेचैनी होगा, उसके बाद शरीर पीला पड़ने लगेगा, ठीक है, शरीर नीला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपका होता है, समझ गए, कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट में ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, यानी एंजाइना पेक्टोरिसियस होगा, तो ये सब लक्षण दिखाई देता है, समझ गए। चलिए अब इसका निदान क्या होता है, चलिए निदान देख लेते हैं। तो देखिए, चेस्ट के लिए क्या क्या जो है चीज़ें होता है, तो देखिए CAD होता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, समझ गए ना, CAD होता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी होता है, समझ गए, मतलब इको टेस्ट होता है, उसके बाद ECG होता है, रक्त संचय होता है, रक्त का जांच होता है, लक्षणों की उपस्थिति का जांच किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, समझ गए। लक्षण की उपस्थिति में सीना क्यों दर्द कर रहा है, सांस में प्रॉब्लम है, या क्या क्या चीज़ें होता है, जो अभी ऊपर देखें लक्षण में, उन सब का जो है उपस्थिति का जांच किया जाता है, रक्त जांच किया जाता है, ECG किया जाता है, इको किया जाता है, और CAD कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है, समझ गए, कोरोनरी आर्टरी के टेस्ट के लिए, समझ गए। चलिए अब इसका कॉम्प्लिकेशन देखिए, जटिलता देखिए। अगर कोई पेशेंट अगर किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको जो है अचानक से चेस्ट में पेन उत्पन्न हो जा रहा है और फिर ऑटोमेटिक थोड़ा देर के बाद जो है नॉर्मल हो जा रहा है, या चेस्ट में धीरे धीरे पेन हो रहा है और आराम करने के बाद ठीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एंजाइना पेक्टोरिसियस का जो है समस्या हो सकता है, समझ गए। तो इसमें जो है देखिए, इसका जटिलता क्या क्या होगा, अगर नहीं इलाज करवाते हैं तो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा होगा, समझ गए, मतलब फेफड़ा में जो है सूजन आ जाएगा, समझ गए, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक, हृदय से संबंधित शॉक लगेगा, जब हृदय काम करना बंद कर देगा तो हृदय से संबंधित शॉक लग जाएगा, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन हो सकता है, जो कि हमने MI पढ़ा दिया है कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन का मतलब होता है कि जो मायोकार्डियल वाले भाग है वहाँ पे रक्त का जो है सर्कुलेशन जो है पूर्णतः या आंशिक रूप से जो है बंद हो जाता है, तो वो मायोकार्डियल इन्फारक्शन होता है, समझ गए। चलिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, पेरिकार्डियल मतलब जो हृदय का जो बाहरी वाला भाग है उसमें जो है क्या होता है, इफ्यूजन हो जाएगा, मतलब उसमें द्रव वगैरह या पदार्थ पश वगैरह भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब जो है हृदय घात हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट, समझ गए, कोमा में पेशेंट जा सकता है और मृत्यु हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जटिलता होता है। आपसे पूछ देगा कि एंजाइना पेक्टोरिसियस का जटिलता लिखे, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, ये सब जो है इसका जटिलता है, कोमा और मृत्यु इसका जटिलता है, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया इसका जटिलता। अब देखिए यहाँ पे इसका चिकित्सीय प्रबंध देखते हैं, फिर जो है हम लोग इसका सर्जिकल प्रबंध देखेंगे, और फिर जो है हम इसका क्या करेंगे, फिर जो है हम इसका क्या चीज़ देखेंगे, फिर जो है हम इसका क्या बोलते हैं उसको नर्सिंग प्रबंध देखेंगे। ओके चलिए देख लीजिए, इसके लिए निम्न औषधियाँ प्रयोग की जाती है। इस एंजाइना पेक्टोरिस के लिए निम्न औषधियाँ जो है, अगर चिकित्सीय प्रबंध का बात होगा तो वहाँ औषधि ही चलेगा। तो औषधि में देखिए क्या क्या औषधि चलता है। देखिए पहला है नाइट्रेट्स, इनका प्रयोग हार्ट अटैक के समय किया जाता है। देखिए अगर किसी पेशेंट को हृदय में ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसको क्या होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक आता है तो उसमें नाइट्रोट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट्स होता है यह जो है समय क्या आता है, ठीक है। ये जो है समय जो होता है शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो है नाइट्रोग्लिसरीन इतना mg की टैबलेट जीभ के नीचे सबलिंगुअल रखने के लिए दी जाती है, ठीक है। यह कम समय के लिए एक्टिंग करेगा। अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिंग करवाना है तो रोगी को इसोसोर्बाइड डी नाइट्रेट
इसोर्डिल 5 से 10 mg टैबलेट जीभ के नीचे रखने के लिए दी जाती है। ठीक है। देखिए, नाइट्रेट पेशेंट को हार्ट अटैक के समय जो है किया जाता है, प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट्स का हार्ट अटैक के समय। तो इसमें दो टाइप से दिया जाता है, एक दिया जाता है शॉर्ट एक्टिंग के लिए और दूसरा दिया जाता है लॉन्ग एक्टिंग के लिए। दोनों एक्टिंग में सबलिंगुअल माध्यम से दिया जाता है, जीभ के नीचे जो है टैबलेट को रखा जाता है। ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग होता है, यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन की 0.6 mg टैबलेट दिया जाता है। और वहीं पे बात किया जाए लॉन्ग एक्टिंग में जो है इसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट का यानी इसोर्डिल का 5 से 10 mg टैबलेट जो है दिया जाता है। दोनों टैबलेट सबलिंगुअल दिया जाता है यानी जीभ के नीचे रखा जाता है। ठीक है। तो ये हार्ट अटैक के समय नाइट्रेट देना, समझ गए चीज़ को। चलिए, दूसरा यहाँ पे देख जो दवाई है बेटा ब्लॉकर्स, समझ गए। बेटा ब्लॉकर्स देख लीजिए, ए ड्रग हृदय में तंत्रिकाओं में बी एड्रेनर्जिक, समझ गए ना, बी यह ड्रग हृदय में तंत्रिकाओं में मतलब हृदय हार्ट का जो नर्व है ना, हमारे शरीर का सब नर्व जुड़ा हुआ है ब्रेन से। उसी प्रकार से ए ड्रग बेटा ब्लॉकर्स जो है, ये ड्रग क्या करता है कि हृदय में जो तंत्रिका है उसको बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। मतलब यह बेटा ब्लॉकर जो होता है हृदय के तंत्रिकाओं के बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है। किसको ब्लॉक करता है? बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जो हृदय के नर्व में, समझ गए, बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है। इससे रक्त आपूर्ति पर्याप्त रहती है, जिससे क्या होता है, रक्त जो है पर्याप्त रूप से पूर्ति होने लगता है एवं एस्केमिया नहीं होती है। ठीक है। अगर हृदय में ब्लड आपूर्ति रुक जाएगा तो एस्केमिया हो जाएगा। तो जो है ब्लड आपूर्ति नहीं रुके, इसके लिए बी एड्रेजेनिक रिसेप्टर ब्लॉक करती है। कौन? बेटा ब्लॉकर्स। और एस्केमिया नहीं होता है। उदाहरण एटिनोलोल, टिमोलोल और नेडोलोल, समझ गए। ये सब बेटा ब्लॉकर दवाइयाँ है जो हृदय के तंत्रिकाओं को बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो है हृदय में ब्लड संचार को बनाता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया जैसे एटिनोलोल, टिमोलोल और नेडोलोल, समझ गए। चलिए, याद रखिएगा, नाइट्रेट दिया जाता है हार्ट अटैक के समय, दो टाइप, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 mg, लॉन्ग एक्टिंग में जो है इसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट के 5 से 10 mg दिया जाता है, समझ गए। उसी प्रकार से दूसरा जो दवाई होता है बेटा ब्लॉकर होता है, जो हृदय के तंत्रिकाओं में बी एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए दिया जाता है, जैसे एटिनोलोल, टिमोलोल और नेडोलोल, समझ गए। चलिए, तीसरा दवाइयाँ देखिए यहाँ पे। तीसरा दवाइयाँ है कैल्शियम चैनल ब्लॉक, समझ गए। ये जो दवाइयाँ होता है यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, समझ गए। ये ड्रग कैल्शियम आयनों को सक्रिय कर देती है एवं ब्लड वेसल्स एवं हार्ट मसल्स में अत्यधिक संकुचन के लिए कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार रक्त आपूर्ति समान रहती है एवं इस्केमिया पेन नहीं होता है। उदाहरण निकार्डिपाइन, वेरापाइन और निफेडिपिन आदि, समझ गए। देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखिए आप सिर्फ, अगर आपको टोटल चीज़ नहीं याद रहे तो सिर्फ जो है ये इतना याद रखिएगा कि जो चिकित्सीय प्रबंध है एंजाइना पिक्टोरिस का, उसमें जो है निम्न दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है और ACE इन्हिबिटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? ACE इन्हिबिटर्स का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। अगर डिटेल में पढ़ना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर क्या है, तो बीटा ब्लॉकर ऊपर बता दिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए देखिए, ये ड्रग्स कैल्शियम आयनों को सक्रिय कर देती है। मतलब हमारे शरीर में हर एक प्रकार के क्या है तत्व है, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी सब चीज़ है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यह क्या करता है कि कैल्शियम के चैनल को, श्रृंखला को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त वाहिका है और जो हार्ट मसल्स है, उसमें जो है अत्यधिक संकुचन, कैल्शियम क्या करता है कि संकुचन लाता है, समझ गए ना। तो संकुचन नहीं हो पाता है। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करता है तो जो है संकुचन जो है हृदय में नहीं हो पाता है और रक्त आपूर्ति समान रहता है। जब संकुचन मतलब क्या होना, शिथिल होना, समझ गए। जब शिथिल होगा तो ब्लड पूर्ति नहीं हो पाएगा सही से। तो इसके लिए जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है क्या करता है, आपका शरीर में सक्रिय होने से जो संकुचन नहीं हो पाता है ब्लड वेसल्स और हार्ट मसल्स का, जिससे जो है रक्त पूर्ति समान बना रहता है और इस्केमिया पेन भी नहीं होता है। जैसे निकार्डाइपाइन, वेरापामाइल और निफेडिपाइन, समझ गए, याद रखिएगा। ओके, चलिए
तीसरा चौथा जो प्रकार का दवाइयाँ होता है वो है ACE इनहिबिटर्स। समझ गए, रोगी को ACE इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। यह रक्तचाप को समान रखने में मदद करता है। समझ गए, यह क्या करता है, अगर किसी को रक्तचाप उतार चढ़ाव यानी हाई होने के कारण जो है किसी को हृदय में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से, तो क्या होता है ACE इनहिबिटर्स देते हैं जिससे रोगी को रक्तचाप समान रहता है। जैसे कैप्टोरिल, इनालाप्रिल और रेमिप्रिल और लिसिनोप्रिल। ACE इनहिबिटर्स गर्भावस्था के दौरान उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलीज की संभावना अधिक होती है। ठीक है, देखिए ACE इनहिबिटर गर्भ के दौरान नहीं प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जन्मजात एबनॉर्मलाइज होने की संभावना होता है, मतलब जन्मजात विकार उत्पन्न हो सकता है। समझ गए, तो बाकी ACE इनहिबिटर्स क्यों उपयोग करता है पता चल गया। रेमिप्राइल, लिसिनोप्राइल, ठीक है, और एनालेप्राइल और कैप्टोप्राइल याद रखिएगा, ये सब जो है रक्तचाप को समान बना के रखता है। ठीक है, 4 प्रकार के दवाइयाँ कौन हो गया, नाइट्रेट हो गया, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हो गया, उसके बाद हो गया कैल्शियम चेन ब्लॉकर हो गया, और चौथा जो दवाइयाँ हैं ACE इनहिबिटर्स हो गया। ठीक है, ये चिकित्सीय प्रबंध हो गया, याद हो गया। चलिए अब देखिए, अगर किसी को ये सब से अगर राहत नहीं पहुंचता है, फिर भी उसके जो है हृदय में ब्लड का सप्लाई जो है नहीं हो रहा है, तो लास्ट में जो है उसको क्या किया जाता है कि उसको जो है सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। समझ गए, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो देख लीजिए, पहला जो है होता है वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग होता है। आप लोग बहुत सुने होइएगा, बार बार कहता है कि बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, बाईपास। तो देख लीजिए, बाईपास सर्जरी यही होता है कि जो हृदय का जो चेस्ट का जो सर्जरी होता है वही बाईपास होता है। तो यही होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग होता है। समझ गए, CABG कैबेज याद रखिएगा, कोरोनरी, C फॉर कोरोनरी, A फॉर आर्टरी, B फॉर बाईपास, G फॉर ग्रेफ्टिंग। समझ गए, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग सर्जरी होता है। इसमें हृदय को कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त रक्त आपूर्ति न होने के कारण अन्य धमनियां जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी की शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अर्टोरा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय को रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है एवं एंजाइना पेक्टोरिस समाप्त हो जाता है। समझ गए, देखिए CABG होता है, वहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी से जो पर्याप्त रक्त आपूर्ति है वह जो है शरीर को वह जो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए CABG है, इसमें हृदय को कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त रक्त का जो है पूर्ति न होने के कारण अन्य धमनियाँ जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी की शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अर्टोरा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या समझे कि हृदय में अगर पर्याप्त जो है रक्त नहीं पूर्ति होता है तो जो है कोरोनरी आर्टरी से जो पर्याप्त रक्त पूर्ति नहीं होने के कारण जो अन्य धमनियां है शरीर में, उसमें से इंटरनल मेमोरी आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी और अर्टोरा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। समझ गए, और जोड़ने से जो है हृदय को रक्त पूर्ति बढ़ जाता है, और यही जो है आपका क्या होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग होता है। समझ गए, किसको किसको जोड़ते हैं, तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी की शाखा को जो है कोरोनरी आर्टरी एवं अर्टोरा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। चीज़ को समझ गए, जैसे इधर से कोरोनरी आर्टरी आ रहा है और इधर से अर्टोरा आ रहा है, और जो है इस बीच में जो है इंटरनल मेमोरी आर्टरी के कोई शाखा से जोड़ दिया जाता है, जिससे हृदय को जो है क्या होता है रक्त आपूर्ति होने लगता है। ठीक है, समझ गए, यही होता है CABG। समझ गए, चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा परक्यूटेनियस ट्रांसमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी PTCA। ठीक है, PTCA क्या होता है देख लीजिए। इसमें एंजियोग्राफ की सहायता से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाकर एंजियोग्राफी बैलून कैथेटर पहुंचाकर इस ब्लॉकेज की साइड पर इससे फुलाया जाता है, जिससे ब्लॉकेज दूर हो जाता है एवं एंजाइना पेक्टोरियस दूर हो जाता है। समझ गए, देखिए पहला जो था वो बिल्कुल रक्त पूर्ति नहीं होता है, तो हृदय में रक्त पूर्ति नहीं होता है, तो कोरोनरी आर्टरी को जो है कोरोनरी आर्टरी से अगर जो है क्या होता है रक्त आपूर्ति हृदय में नहीं हो पाता है, तो जो इंटरनल मेमोरी जो था आर्टरी उसको जो है कोरोनरी आर्टरी एवं अर्टोरा के मध्य में बीच में जोड़ दिया जाता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी के शाखा को। ठीक है, जिससे रक्त जो है हृदय को मिलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो है PTCA है, परक्यूटेनियस ट्रांसमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी जो होता है
यह क्या करता है कि जैसे मानिए कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, अब ये ब्लॉकेज जो है एंजियोग्राफी की सहायता से पता लगाया जाता है। समझ गए कि ये कोरोनरी आर्टरी में जो है ब्लॉकेज कहाँ पे है, और जब पता लग जाता है एंजियोग्राफी की सहायता से तो एंजियोग्राफी बैलून कैथेटर पहुँचाकर, मतलब उस जगह पे जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है आर्टरी में, वहाँ पे क्या किया जाता है कि एंजियोग्राफिक बैलून कैथेटर पहुँचाया जाता है और ब्लॉकेज साइट को फुलाया जाता है। फूलने से होता है कि वो जो ब्लॉक पड़ा हुआ है जिससे रक्त हृदय में नहीं जा रहा है, तो ब्लॉकेज को जब फुलाया जाता है एंजियोग्राफिक बैलून की सहायता से, तो फूलने के बाद जो है हृदय में ब्लड जो है चलने लगता है, जाने लगता है, और यही जो है आपका पर्टिक्यूनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होता है। इस चीज़ को समझ गए? तो याद रखिएगा कि एंजाइना पेक्टोरिसियस में जो है 2 प्रकार के जो है सर्जरी भी होता है। अगर उसको जो है मेडिकल से ठीक नहीं होता है दवाई से, तो सर्जरी होता है। एक होता है CABG, फुल फॉर्म कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, ठीक है, CABG, समझ गए? चलिए, जिसमें कोरोनरी आर्टरी और अर्टोरा के मध्य में जो है मेमोरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी को जो है जोड़ा जाता है, ठीक है, चीज़ को समझ गए? और ये जो PTAC है, PTCA है, समझ लीजिए ना, PTCA है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो है, इसमें एंजियोग्राफी की सहायता से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का जो है पता लगाया जाता है कि कहाँ ब्लॉकेज है जिसके कारण हृदय में ब्लड नहीं जा रहा है। उसका जो पता चल जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उससे जो है एंजियोग्राफिक बैलून कैथेटर पहुंचाकर ब्लॉकेज साइट को फुलाया जाता है, और फूलने के बाद वहाँ से जो ब्लड है हृदय में जाने लगता है। चीज़ को समझ लिए? चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो नर्सिंग प्रबंध है, नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह हृदय से संबंधित है, तो हृदय वाले चीज़ में कैसे कैसे जो है पेशेंट को रख रखाव करना है, सर्जरी होगा तो क्या करना है, दवाई कैसे देंगे, ये नर्स का चीज़ें हैं। कैसे लिखेंगे मैं बार बार आप लोग को बता चुका हूँ कि कोई भी अगर आपको नर्सिंग देखभाल या नर्सिंग प्रबंध लिखना हो तो आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद इसमें जो है 1 2 3 4 पॉइंट लिख दीजिए, फिर जो है दूसरा पॉइंट दीजिए, और इसमें जो है 1 पॉइंट लिख दीजिए कुछ, और उससे संबंधित कैसे देखभाल करेंगे यहाँ पे लिखिए, फिर तीसरा यहाँ बनाइए, मतलब ऐसे ही लाइन में करते करते, और हेडिंग दीजिए, और इसमें जो है 2-4 पॉइंट लिखिए। चौथा में फिर कुछ जो है हेडिंग दीजिए, जैसे पोषण से संबंधित, दर्द से संबंधित प्रबंध, ठीक है, सर्जिकल प्रबंध, ठीक है, सर्जिकल प्रबंध लास्ट में लिखिएगा। उसी प्रकार से जो है श्वसन से संबंधित प्रबंध, तो ये सारे पॉइंट के अंदर जो है आप लोग लिखते आएंगे, ठीक है। अब नर्सिंग प्रबंध मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार बताना ठीक नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा होता है और आप लोग जो है ऐसे ही वीडियो को तो छोड़ के चल ही जाते हैं। तो बाकी यही चीज़ें हैं, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।